एक बार बड़ा सवाल है कि क्या हैट्रिक बना पाएंगे केसीआर, क्या उनकी वो पहुंच है लोगों के बीच में। हालांकि शुरुआत में जब हम देख रहे थे अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो जो पहुंचते और ये बात करते हैं कि भाई यहाँ से हम जो 4% का जो एक तरीके से आरक्षण दिया हुआ है उसको हम जो है ख़त्म कर देंगे, और इस तरह की बयानबाजी की। इसके बाद केसीआर को होश आता है और वो तुरंत जो है मीटिंग करते हैं और बैठक करने के बाद जो है जो चुनावी सभाओं में बोलते हैं, मुस्लिम बहुल इलाकों में बोलते हैं। तौर पर ज़रूर है कांग्रेस पार्टी और जो है बीआरएस एक साथ आ जाए। साथ में बीजेपी को लेकर भी कहा जा रहा है कि बीजेपी और बीआरएस भी कहीं ना कहीं एक खाने में है। तो ये तो जब पत्ते खुलेंगे उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर कौन किस खाने में। लेकिन फिलहाल जो चुनावी पूरा माहौल बना हुआ है वो बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। परसों इलेक्शन है, उससे लेकर लगातार पहले आज तक देखा जा रहा है कि वहाँ पर जितने भी चुनावी पार्टियाँ, जो सियासी पार्टियाँ हैं, वहाँ पर चुनाव के लिए लगातार कह सकते हैं कि भाषणबाजी और लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2023 में, जहां पर बात आज हम करेंगे तेलंगाना चुनाव की। 5 राज्यों में यहां पर विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान। यहां पर 4 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और यहाँ पर मतदाता अपना मतदान यहाँ पर डालकर जा चुके हैं और 3 दिसंबर को फैसला होगा कि आखिर कौन उनके राज्य पर राज करेगा और कौन सीएम का ताज पहनेगा। और अब बारी है तेलंगाना की। 30 तारीख को तेलंगाना में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक राजनीतिक समीकरण बैठा नहीं है। यहाँ पे मुख्यतः देखा जाए 4 लोग आमने सामने हैं। यहाँ पर मोदी, राहुल और केसीआर और साथ में ओवैसी, चारों एक दूसरे पर लगातार यहाँ पर हमला मार रहे हैं। एक दूसरे को बी टीम कहता है तो तीसरा चौथे को बी टीम कहता है। यानी देखा जाए तो वहाँ का राजनीतिक समीकरण अभी भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी पूरी हिम्मत लगाने को तैयार है कि किसी भी तरीके से साउथ बेल्ट में यहाँ पर एक और राज्य कब्जाया जाए, ताकि 2024 में थोड़ी मदद वहाँ से मिल सके, क्योंकि साउथ बेल्ट यहाँ पर बीजेपी का खासा कमज़ोर नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे राहुल गांधी इस मशक्कत में हैं कि अगर तेलंगाना राज्य भी कांग्रेस के हाथ में आ गया तो 2024 में ज़्यादा कठिनाई उनको नहीं होगी, क्योंकि कर्नाटक पहले से ही यहाँ पर कांग्रेस के पास है और अब तेलंगाना कांग्रेस के पास आ जाएगा तो 2024 के लिए कुछ हल यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर बीआरएस और बात करें ओवैसी की, एएमआईएम की, तो लगातार उनका वो तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो लगातार चल रही है और यहाँ पर वो ये मान के बैठे हैं कि जितनी सीट उनको आनी है उतनी आएगी। बाकी बात बीआरएस की करें तो वो अपने आप को अभी सीमित रखा हुआ है, ज़्यादा हमला एक दूसरे पर नहीं कर रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को लेकर लगातार बीच बीच में उनकी टिप्पणियां आ रही है, मानो कि यहाँ पर वो पूरी तरीके से श्योर हो कि सरकार उनकी ही बननी है। और देखा जाए जब से 2013 से तेलंगाना का निर्माण हुआ है तभी से लगातार 2 बार विधानसभा में यहाँ पर केसीआर मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनको फार्म हाउस वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है कि वो अपने फार्म हाउस से बाहर ही नहीं आते और ना ही स्टेट का ख्याल रखते हैं। जो लड़ाई तेलंगाना को आज़ाद करने के लिए लड़ी गई थी, उस लड़ाई के साथ विश्वासघात केसीआर और बीआरएस ने किया है। तो इसी बीच सब राजनीतिक समीकरण के बीच कई सवाल यहाँ पर उठते हैं। क्या इन चुनावों के बीच, क्योंकि इंडिया अलायंस की जब शुरुआत हुई थी, बिहार में जब मीटिंग हुई थी, तो यहाँ पर सबसे पहले साउथ की तरफ से बीआरएस यानी केसीआर को यहाँ पर हमने देखा था। बीआरएस पार्टी के मुखिया केसीआर यहाँ पर आए थे और इंडिया अलायंस में उन्होंने साथ देने का वादा किया था, लेकिन उसके बाद कई मीटिंगों से वो नदारद रहे, इंडिया अलायंस की विचारधारा से नदारद रहे और कांग्रेस पर ही हमला करने लग गए। लेकिन क्या चुनाव को खतरे में देख या अपनी राज्य में गवाती हुई सरकार को देख क्या वापस से कांग्रेस से हाथ मिला लेंगे? क्या वापस से वो राहुल गांधी के मुरीद हो जाएंगे और उनकी विचारधारा से अपनी विचारधारा मिला लेंगे? तो क्या यहाँ पर मोदी शाह की आस टूट जाएगी, उनको बड़ा झटका लग जाएगा? यही सब सवाल अब हम अमन सर से यहाँ पर करेंगे और इसके जवाब लेंगे। सर, तेलंगाना के चुनाव हैं, 4 पार्टी मुख्यतः है, कांग्रेस बीजेपी की टक्कर में अब बीआरएस है, तो बीआरएस को किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस फेस कर रही है और किस तरीके से बीजेपी फेस कर रही है। लेकिन क्या इसमें यह भी हो सकता है कि कांग्रेस और बीआरएस तो इंडिया अलायंस के तहत मिल भी जाएं एक जगह पर देखा जाए, तो क्या यहाँ पर बीजेपी अकेली पड़ गई और उसके लिए कॉम्पिटिशन डबल हो जाएगा?
देखिए बिल्कुल, और तेलंगाना का चुनाव आपने सही कहा कि अंतिम चुनाव है इस 5 राज्यों की अगर बात करें, और यहाँ पर 119 के आसपास सीटें हैं, जिसमें लगभग जो अब तक सरकारें बनी हैं दोनों, उसमें बीआरएस और केसीआर उनके मुख्यमंत्री रहे हैं, मुखिया रहे हैं। तो ऐसे में एक बार बड़ा सवाल है कि क्या हैट्रिक बना पाएंगे केसीआर, क्या उनकी वो पहुँच है लोगों के बीच में। हालांकि शुरुआत में जब हम देख रहे थे अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो जो पहुँचते और ये बात करते हैं कि भाई यहाँ से हम जो 4% का जो एक तरीके से आरक्षण दिया हुआ है उसको हम जो है ख़त्म कर देंगे, और इस तरह की बयानबाजी की। इसके बाद केसीआर को होश आता है और वो तुरंत जो है मीटिंग करते हैं, और बैठक करने के बाद जो है जो चुनावी सभाओं में बोलते हैं, मुस्लिम बहुल इलाकों में बोलते हैं कि भाई हम आईटी मुस्लिम पार्क बनाएंगे। इसके अलावा जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उनके लिए वो 1 लाख रुपए शादियों में उनका देने का जो वायदा है वो निभाते चले आ रहे हैं, और तमाम तरह की योजनाओं में कहीं ना कहीं मुस्लिमों को वो अग्रणी रखे हुए हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले चुनाव में उन्होंने 12% देने का वायदा किया था, लेकिन फिलहाल 4% ही वो दे पाए। तो कुल मिलाकर जो केसीआर है उनका जो आधिपत्य एक तरह से कहा जाए कि तेलंगाना में है, उसको बरकरार रखना चाहते हैं। आपने जिक्र किया कि क्या ओवैसी और क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस पार्टी, तीनों में वो बात है, वो दम है कि तीनों जो है मिलकर इनको फाइट दे पाएँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार का इलेक्शन पहले के मुकाबले काफ़ी अलग होने वाला है, क्योंकि अगर दोनों बार देखें तो लोगों में एक इमोशन था केसीआर के लिए कि वो इतना संघर्ष में साथ रहे हैं तेलंगाना बनाने के, और इसी नाते उनको 2 बार एक तरीके से मौका दिया गया। लेकिन इस बार चुनाव इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बहुत एक्टिव होकर वहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने एक जो महत्वपूर्ण बात कही कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं अपना दमखम इस राज्य में दिखाना चाहता है, ताकि 2024 की जो उसकी भूमिका है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके। इसीलिए अमित शाह समेत और तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार वहाँ के दौरे कर रहे हैं, लगातार वहाँ पर जाकर लोगों को उत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं बीजेपी के लिए। अब ये कितना असरदार हो पाता है ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अगर बीजेपी को भी देखें तो वो भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। अब बात कर लेते हैं ओवैसी की पार्टी एआईएम की, कि वो भी लगातार इस मसले को बनाए हुए हैं कि उनके पक्ष में किस तरह का माहौल बनता है। क्योंकि अभी हमने देखा जैसे जो सीएम हैं यूपी के योगी, वहाँ जाते हैं कहते हैं कि हैदराबाद का नाम चेंज कर देंगे। उसके बाद तमाम तरह की जो है अनाप शनाप बयानबाजी शुरू हो जाती है। ओवैसी कुछ कहते हैं, कांग्रेस के जो प्रमोद कृष्णम है वो कुछ और कहते हुए नजर आते हैं। तो यानी कि एक जो माहौल है तेलंगाना में वो बनाने का लगातार सब पार्टियां प्रयास कर रही हैं, लेकिन बीआरएस को चुनौती देना मुझे अभी भी लगता है कि टेढ़ी खीर है, क्योंकि मजबूत कड़ी है वहाँ की। वो एक इमोशन अटैचमेंट है कि तेलंगाना की पार्टी है, तेलंगाना के लिए संघर्ष किया है, और यही वजह है कि उस इमोशन के जरिए लगातार 2 बार सीएम बन चुके हैं केसीआर, और एक बार फिर तीसरी बार वो जो है चुनावी मैदान में है। महत्वपूर्ण बात आपने एक उठाई कि क्या कांग्रेस पार्टी के साथ में उनका जो है आगे का कुछ प्लान बन सकता है। देखिए राजनीति में मुझे लगता है दौलत कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी आप ये नहीं कह सकते कि अगर आज दुश्मनी है तो कल ये ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हमने बारंबार एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं, चाहे हम बात करें लालू और नीतीश की मुलाकात की, इसके अलावा चाहे हम बात करें दिल्ली में जिससे केंद्र की सरकार है, तमाम ऐसे दल हैं जो मिलना ही नहीं चाहते थे। जिसमें महत्वपूर्ण बात है कि एलजेपी की बात आप कर सकते हो, जो रामविलास पासवान की पार्टी थी, उन्होंने मोदी जी को लेकर क्या क्या बातें कही थी। तो राजनीति एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप मुकम्मल तौर पे ये नहीं कह सकते कि इनसे अगर अलगाव है तो हमेशा तक अलगाव रहेगा। तो एक संभावना के तौर पर ज़रूर है कांग्रेस पार्टी और जो है बीआरएस एक साथ आ जाए। साथ में बीजेपी को लेकर भी कहा जा रहा है कि बीजेपी और बीआरएस भी कहीं ना कहीं एक खाने में है। तो ये तो जब पत्ते खुलेंगे उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर कौन किस खाने में। लेकिन फिलहाल जो चुनावी पूरा माहौल बना हुआ है वो बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। परसों इलेक्शन है, उससे लेकर लगातार पहले आज तक देखा जा रहा है कि वहाँ पर जितने भी चुनावी पार्टियाँ, जो सियासी पार्टियाँ हैं, वहाँ पर चुनाव के लिए लगातार कह सकते हैं कि भाषणबाजी और लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। यहाँ पर ओवैसी की भी पार्टी है एआईएमआईएम, जो खासकर मुस्लिम तुष्टीकरण साफ साफ कहें तो इस तरीके से करती है और वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देती है। और यहाँ पर उनको कंपटीशन में रखा ही नहीं जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। उनको सिर्फ बीजेपी की बी टीम मान के राहुल गांधी दरकिनार कर रहे हैं, उन पर हमला मार रहे हैं। तो क्या एआईएमआईएम का यहाँ रहना इतना महत्वपूर्ण है, या फिर एआईएमआईएम बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा रही है? ये कुछ समीकरण क्या है? देखिए बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही दौलत इस तरह की आरोप लगाती रही है कि भाई जो ओवैसी हैं वो बीजेपी की बी टीम के लिए काम करते हैं, और इसी तरह से वो तमाम राज्यों में जाते हैं जहाँ पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत होती है, उन सीटों पर जाकर खड़े हो जाते हैं ताकि मुस्लिम वोट को वो जो है काट सकें। इस तरह के आरोप तमाम बार लगते रहे हैं। लेकिन अगर हैदराबाद और चूंकि तेलंगाना की बात हो रही है तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि दोनों जो ओवैसी हैं वो दोनों भाई, खासकर अकबरुद्दीन और ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, दोनों मिलकर कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एक और इसमें हो जाती है कि अगर 2-4 सीटें मिल गई तो ये सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा
लेते हैं, क्योंकि अगर किसी को भी 2-4-5 सीटों की कमी हुई तो वहाँ जाके लोग फिट हो सकते हैं। इसीलिए ओवैसी जो हैं वो हर एक मौके पे, हर एक सीट पे लगातार अपनी निगाह बनाए हुए हैं और ये सोचते हैं, ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी थोड़ा बड़े लेवल पर जाए, ताकि वो सरकार में एक मजबूत और जिम्मेदार तौर पे अपने आप को पेश कर सकें। और यही वजह है कि वो लगातार अपने बयानबाजियों के ज़रिए और अपने कह सकते हैं कि भाषणों के ज़रिए लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है, क्योंकि जैसा हम लोग बात कर रहे हैं केसीआर के बारे में कि उनसे बड़ा फिलहाल नेता तेलंगाना में कोई दूसरा है नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पर केसीआर से बड़ा नेता अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीजेपी के लिए जोर लगा रहे हैं। राहुल गांधी भी देखा जाए तो अभी तेलंगाना में ही हैं और लगातार चुनावी रैलियाँ कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी उनके साथ हैं और ओवैसी तो पूरी ताकत हैदराबाद और तेलंगाना के लिए झुक चुकी है। तो देखना होगा 30 सितंबर को, माफ़ कीजिएगा 30 नवंबर को यहाँ पर जनता अपना क्या फैसला सुनाती है, और जो फैसला 3 दिसंबर को आएगा उसके बाद किसके सर पे ताज होगा और किसका राज्य में राज होगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।